तो इसीलिए अब जो सेकंड ऑप्शन है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज कॉज्ड बाय, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज कॉज्ड बाय, 4 ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और तीसरा ऑप्शन यहाँ दिया जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो यहाँ पर अब हमें ये समझना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। चूँकि मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न एक नेचुरल मॉलिक्यूल्स की विस्तृत होने की टेंडेंसी को दर्शा रहा है। मतलब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यदि हम किसी एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ्यूज़ करवाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा एडी डिफ्यूज़न। इसलिए मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल्स की जो रेट होती है या जो कहना चाहिए गति है, वेलोसिटी है, वो बहुत धीमी है। ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन किस वजह से कॉज्ड है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज कॉज्ड बाय। ठीक है, तो जो ट्रू ड्राइविंग फोर्स होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में वो एक्टिविटी होती है, मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी होती है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन बन रहा है, क्योंकि जब गति की बात आती है तो काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी और वहाँ पर टेम्परेचर की बात आएगी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपको इसमें बताया गया है बी ऑप्शन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। तीसरा क्वेश्चन है आपको यहाँ दिया जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम एज। तो बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम क्या है? बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जहाँ पर हम लिक्विड और वेपर फेज की कॉम्पोजिशन को टेम्परेचर के रिगार्डिंग एक ग्राफ पर रीड कर सकते हैं। मतलब आप किसी लिक्विड वेपर सॉल्यूशन, या फिर आप एक इस तरीके से बात कर सकते हो, एक हाईली वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को जब हम एक बर्तन में लेते हैं और जैसे जैसे हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर की रेंजेस को हम सेट कर देते हैं, मिनिमम रेंज हमारी होती है जो हाईली वेपराइजेबल सब्सटेंस है उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, और मैक्सिमम रेंज ऑफ ग्राफ है, टेम्परेचर रेंज ऑफ ग्राफ होती है जो हमारा लेस वोलेटाइल जो कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम में आपको 4 ऑप्शन, तीसरे क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमें सीधी सी बात है कि किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर पर निर्भर करता है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर हो सकता है कि प्रेशर से नॉट अफेक्शन हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो यही गलत हो जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। ऐसा नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम प्रेशर के करस्पॉन्डिंग भी ड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है अफेक्टेड बाय प्रेशर, यस इट कैन बी द करेक्ट आंसर, अफेक्टेड बाय प्रेशर। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं और क्या ऑप्शन दिए जा रहा है। ए प्लॉट ऑफ टेम्परेचर टू लिक्विड कॉम्पोजिशन, तो ये गलत है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम में टेम्परेचर और लिक्विड कॉम्पोजिशन के साथ साथ वेपर की कॉम्पोजिशन भी ली जाती है। मतलब टेम्परेचर वाई एक्सिस पे लिया जाएगा और एक्स एक्सिस पर लिक्विड और वेपर दोनों की कॉम्पोजिशन एक साथ ड्रॉ की जाती है। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन ए प्लॉट ऑफ टेम्परेचर टू वेपर कॉम्पोजिशन, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया वेपर और लिक्विड दोनों की कॉम्पोजिशन एक साथ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम है इसमें ए सी डी आंसर गलत है इसके, बी आंसर अफेक्टेड बाय प्रेशर इज अ करेक्ट। तो यहाँ पर बी आंसर आपका ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर बी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन हो गया है कि बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम इज अफेक्टेड बाय प्रेशर। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर लेते हैं और यहाँ पर एक्स और वाई कॉम्पोजिशन ली जाती है। ठीक है, और इस तरीके से एक डायग्राम बनता है, एक्स वाई इक्विलिब्रियम डायग्राम इस तरीके से बनता है। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा इन दोनों के बीच, दोनों कर्व, अपर वेपर कर्व और लोअर कर्व, ठीक है, इसको ड्यू पॉइंट कर्व बोलते हैं, इसको बबल पॉइंट कर्व बोलते हैं, दोनों के बीच में जो गैपिंग होती है वो कम होने लगती है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और प्रेशर घटाने पर इनके बीच की जो गैपिंग है ये ग्राफ चौड़ा होने लगता है, फैलने लगता है। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द। राउल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? तो यहाँ पर दिया जा रहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, रियल सॉल्यूशन के लिए, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल के लिए, एंड नॉन आइडियल गैसेस के लिए। तो ऐसा नहीं है, नॉन आइडियल गैसेस के लिए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गैसेस जोड़ दिया है। राउल्स लॉ जो होता है वो फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, और वो भी आइडियल फ्लूइड्स के लिए। उसके लिए कंडीशंस दी जाती हैं, क्योंकि कोई भी नियम जब बनाया जाता है, कोई भी नया लॉ या रूल दिया जाता है, तो वो एक आइडियल बेस पर दिया जाता है। तो रियल सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी में मिक्सचर ऑफ H2 अल्कोहल बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन हमारा ठीक सही जवाब है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राउल्स लॉ अप्लाइज टू द, अब फिर से राउल्स लॉ से क्वेश्चन दिया जा रहा है। ऑल लिक्विड सॉल्यूशन नहीं हो सकता शायद, क्योंकि केवल लिक्विड के लिए नहीं, केवल गैसेस के लिए भी नहीं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ओनली, तो ये भी नहीं हो सकता है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं हो सकता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब ऐसा सॉल्यूट जो वेपराइज नहीं कर सकता है, उसके लिए भी नहीं हो सकता है ये। और डी ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है सॉल्वेंट्स। तो राउल्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो आपको सॉल्वेंट्स के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है। हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, ये भी इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ गैस इज, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी ऑफ गैस इज, अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया जाएगा, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, द WBT। मतलब यहाँ पर आपको भरना है कि ऑप्शन में से देख के कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ गैस इज लेस देन, मोर देन, इक्वल, नन ऑफ दीज। तो हमें सबसे पहले समझना होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और WBT यानी वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होगा, जब थर्मामीटर से हम नॉर्मल रीडिंग लेते हैं किसी ड्राई एटमॉस्फेयर की, तो वह हमारा कहलाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्योंकि जो हमारे रेगुलर थर्मामीटर होते हैं वहाँ हम देखते हैं कि एक स्टेम होती है, ग्लास ट्यूब होती है, और उसके नीचे एक बल्ब लगा होता है जिसके अंदर पारा भरा होता है। तो जब भी हमें कहीं का टेम्परेचर मेजर करना होता है, हम इस बल्ब को वहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो उस जगह का जितना तापमान होगा वो पारा यहाँ पर इस कैपिलरी ट्यूब, इसके अंदर स्केल बनी होती है, वहाँ पर राइज करके बता देता है कि इस जगह का इतना तापमान है, ठीक है। तो जहाँ जिस पोजीशन का